अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई एम रियली सॉरी, पीछे से बहुत पंखे की आवाज़ आ रही होगी, बेयर विद इट, बहुत गर्मी है, सो आई कांट। ये नीट का पिछले साल का एक क्वेश्चन है कि क्या है ये नीट का PYQ, अच्छा फैक्टर और जीन के बारे में। तो एक बार लाइन को पढ़ लेते हैं। स्टेबली पास कौन हो रहा था? जीन हो रही थी, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ही कंक्लूडेड दीज थिंग एज फैक्टर, जो चीज़ आगे पास हो रही थी उसने उसको फैक्टर का नाम दे दिया, अब इनको जीन कहते हैं, तो फैक्टर ही जीन है। ओके, उसके बाद जीन क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आगे जाके एक्सप्रेस होती है। जीन के पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को ही अलील कहते हैं। ये थोड़ी सी द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, दैट इज़ द स्लाइटली, हाँ जैसे ये है कैपिटल T और इसका अलील होगा स्मॉल t, ठीक है। वैसे अगर हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करें तो हम डोमिनेंट को कैपिटल का देते हैं और रिसेसिव को स्मॉल का देते हैं। मेंडल ने प्रपोज किया था ब्रीडिंग टॉल, ड्वार्फ और एरेलिक फॉर्म, इन सब में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये सबको पता है। F1 में रिसेसिव डोमिनेंट ये हो गया, इसको अभी पढ़ के NCERT को टाइम वेस्ट करना है अपना। अलील सिमिलर आइडेंटिकल इन ट्रू ब्रीडिंग, हाँ ठीक है, सारी की सारी सिमिलर आइडेंटिकल, डिसिमिलर इन हेट्रोजाइगोटिक टाइप, सही है बिल्कुल। उसके बाद हेट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड और ये सब ब्लेंडिंग विद, हाँ ब्लेंडिंग नहीं होती, मेन जो काम है इसमें वो ये है कि ब्लेंडिंग नहीं होती, F1 हो चाहे F2 हो, कुछ भी हो। उसके बाद क्या बोला कि गैमेट बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। द अलील ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट, हाँ होमोजाइगस जो थे वो सेपरेट हो जाते हैं। ये द अलील ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, हाँ सिर्फ एक ही जा पाती थी एन के पास, तो ऐसे 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 है ना, क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो द सेग्रीगेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस, बिल्कुल सही। सो देयर इज़ 50% चांसेस ऑफ गैमेट कंटेनिंग ईदर अलील। ओके, तो बेसिकली जब मियोसिस शुरू हुई थी तो हमने ये लिया, ऐसे समझ लो कि ये लिया तुमने पापा वाला जीन और ये लिया तुमने मम्मा वाला जीन। तो हमें ये पता है कि जब हमारा जो हमारा S फेज़ हुआ था फर्स्ट मियोसिस में, उसमें ऐसे मम्मी वाले के 2 ये बन गए थे और पापा वाले के नहीं, क्रोमोसोम तो उतने क्रोमैटिड हुए थे, हाँ तो 2N था ना, हाँ तो ऐसे मम्मी वाले के 2 थे और ऐसे पापा वाले के 2 थे। अब पापा वाले के 2, अब ये S फेस में क्या हुआ, इधर भी इधर बन गए, इधर भी इधर बन गए, और इधर भी 2 बन गए एक्स्ट्रा, इधर भी 2 एक्स्ट्रा बन गए। और फिर क्या हुआ, फिर हम गए पैकेटीन और वो सब चीज़ें हो रही थी। तो जब मियोसिस 1 ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि एक सेल में ये वाले थे, सॉरी एक सेल में ये वाला था और साथ में ये वाला था, ठीक है, और दूसरे सेल में भी ये ऐसे था। तो एक पापा वाले का मिला हमें, एक हमें मम्मी वाले का मिला, ठीक है। अब जब पूरी मियोसिस ख़त्म हो गई तो पता है क्या हुआ था, लेट मी शो यू। जो ये था भाई, मैं रुकी नहीं, मैं भूल गई हूँ, मुझे 1 मिनट दे दो।
जी हाँ, ये हुआ ना, ये हुआ था। ये दोनों क्या हैं? होमोलॉगस। पर ऐसा नहीं था, पता है, गलत कर रही हूँ मैं। 4 थे हमारे पास, 1 2 ऐसे भी नहीं थे, मैं बताती हूँ। ये मम्मी वाला, ये था मम्मी वाला, और ये था पापा वाला। फिर एस फेस आया था, जिसमें ऐसे मम्मी वाले 2 हो गए थे और ऐसे पापा वाले भी 2 हो गए थे। ठीक है, अब मैं इनको भी होमोलॉगस कह रही थी, इनको भी होमोलॉगस कह रही थी। फिर आया था हमारा वो फेस, जिसमें ये ऐसे ऐसे प्लेट्स बन गई थी, ऐसे ऐसे और ऐसे। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए थे। जब प्लेट्स बनती है ना, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। और सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो ऐसे 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 वाला काम था, और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे इनके बीच में बन रहा था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये बना था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे। हाँ, सही में पता है। तो इनिशियली जो हमने लिए थे वो ये थे N N N N। और एस फेस में ऐसे हो गए थे। फिर यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई और यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, हाँ अब मैं सही कर रही हूँ। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये लग गए मेटाफिजिक प्लेट पे। तो ऊपर वाली मेटाफिजिक प्लेट पे एक ये, और नीचे वाली मेटाफिजिक प्लेट पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और ये वाला इस वाली मेटाफिजिक प्लेट पे। इसका ये वाला उठाकर यहाँ आ गया था, और इसका ये वाला उठाकर यहाँ आ गया था। हाँ, और ये ऐसे कट गए थे। और फिर ये वाला ऊपर एक सेल में चले गए, जिसमें ये ठीक है, और ये वाला एक सेल में चला गया था, नीचे वाले। फिर आगे जब डिवीज़न हुई थी तो ये 2 सेल बन गए थे। फिर इनमें अलग अलग डिवीज़न हुई थी। इसमें इस तरह से हुई थी कि एक में इतना ये चला गया था और एक में इतना ये चला गया था। ये पूरे को हम n कहते हैं और इस पूरे को हम n कह रहे थे। देख लो, इनिशियली 4 थे। मैं कहा था इनिशियली 4 ही थे। 2n लिया था हमने इनिशियली। इनिशियली 4 थे, मतलब इनिशियली बेसिकली जब स्टार्ट करा था तब 2n था। कैसे था 2n, अभी बताते हैं। ये देखो, ये था n और ये n, n और n, n और n। ये देखो, मैं भी तो यही कर रही थी। हाँ, 4 सही तो कर रही थी भाई। सही है भाई, हमें डर लगा पड़ा था। गलत कर रही हूँ।
सही है, इस लाइन को समझो अब बस। ये कह रहे हैं कि अलील जो है वो पेरेंटल, उसका क्या सीन है, वो सेपरेट हो जाती है और 50% चांसेस। अरे यार सिंपल देखो ना, ये मम्मी के हैं, ये पापा के हैं, जब वो गैमेट बनेगा 2n, सॉरी 2n है, अब गैमेट बनेगा n, तो ये एक n है, ये एक n है। अब इन दोनों में से कौन सा n जाएगा, वो थोड़े, वो उस 2n में से भी 4 n बनते हैं, उनमें से कोई 2 जाके आगे मिल जाते हैं। तो बेसिकली अलील जब एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं ये, तो एक बार इनको रट लेते हैं, ये असर्शन रीजन में आ सकती हैं। अलील ऑफ पेरेंटल पेयर, जो मम्मी पापा के पेयर हैं वो सेपरेट होते हैं जब, तो ऐसे ऐसे 2n होता है, इसमें से n, तो ये वाला n जाएगा, ये वाला n जाएगा, इसके कितने % चांस है, 50% चांस है। रैंडम प्रोसेस है गैमेट की कंटेनिंग ईदर अलील एज बीन वेरीफाइड बाय रिजल्ट्स और क्रॉसिंग। हाँ अब देखो, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो कैपिटल T एक पेरेंट से आता है थ्रू पोलन और स्मॉल t आता है दूसरे पेरेंट से, जो कि एग समझ लो, ठीक है। तो जाइगोट के पास एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, तो ये बन जाएगा हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस, तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट जो है वो F1 F2 में हम पुनेट स्क्वायर से दिखाते हैं। अब ये नीट के पुराने साल में सवाल आ चुका है कि पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय अ ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट। ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट, कौन से जेनेटिस्ट, ब्रिटिश के जेनेटिक्स में काम करने वाला जेनेटिक्स, रेग्नार्ड सी पुनेट, रेग्नार्ड सी पुनेट, रेग्नार्ड सी गुड पुनेट। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करें कि हमारे मतलब वही पॉसिबल जीनोटाइप क्या आ रहा है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं यूज़, ठीक है। अब हम इसमें टॉप टू बॉटम ऐसे रेज डालते हैं, ठीक है, फिर उसमें वैसे वैसे करके निकालते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में कैपिटल T स्मॉल t डालकर, पुनेट स्क्वायर में कैसे करना है, गैमेट डालने हैं आपने सारे आगे पीछे, जो भी गैमेट आपके पास आए आपने गैमेट डालने और गैमेट्स को जोड़ देना है। F1 जनरेशन में सारे ये, फिर उसको सेल्फ पॉलिनेट करोगे। सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए एक में मेरा लैपटॉप डेड हो गया ज़रा सा। इस टी के पास जाने के 50% चांस है जाके पॉलिनेट करने के। अरे यार, जब कैपिटल T और स्मॉल t इक्वल प्रोपोर्शन में है तो पोलन कैपिटल T वाला जाएगा, इसके 50% चांस है, और ये जाएगा, इसके 50% चांस है। रैंडम फर्टिलाइजेशन में ये सब हो जाता है। जाइगोट, अब फिर पुनेट स्क्वायर में F2 में पता चल गया 3/3:1 जो है फिनोटिपिक और 1:2:1 हमारा आ गया जीनोटिपिक रेशो। मेंडल ने करा F2 के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटर, पता चला ड्वार्फ आए और ड्वार्फ बनते रहे F3 और F4 में, तो उसने ये कंक्लूड किया कि ड्वार्फ का जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस कैपिटल T स्मॉल t। फॉरवर्ड जेनेटिक्स, मेंडल प्लस फिनोटाइप, जीनोटिपिक, बैकवर्ड जीनोम प्रोजेक्ट, जीनो फिनोटाइपिक। टू डिटरमाइन द, अच्छा ये रहा, ये पिछले साल भी सवाल आया था, मुझे पता था, मैं ये लास्ट ईयर भी यही पढ़ के गई थी NCERT, यहीं से मेरी मार्किंग्स थी और ये सवाल आ गया हुआ था वहाँ पे। अब वैसे तो मेरा सही हुआ था, लकी मी आई न्यू कि ये आएगा, मुझे पता है ये इस साल भी आएगा, लगा लो शर्त, ठीक है। तो क्या सवाल आएगा कि टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं। पिछले साल तो आई थिंक बैक क्रॉस भी था ऑप्शन में, बट लेट्स सी। ओके, टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं। अब F2 में हमें क्या क्या मिला था, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। अब हम इनका जीनोटाइप कैसे ढूंढेंगे, तो F2 में जो टॉल प्लांट है, मतलब ये 3 जो हैं, इनकी F2 में हम कैसे ढूंढेंगे कि टॉल प्लांट कौन सा है और डॉर्फ कौन सा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसको समझने के लिए मैडम ने कुछ नहीं कराया कि क्लास में, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे चली गई। यहाँ मैडम हैं, मैडम आपको नहीं पता टेस्ट क्रॉस इम्पॉर्टेंट है। ये रहा ना हमारी मैडम, हो सकता है ना अगर आए,
ये देखो, ये देखो, मैडम को पता है सवाल आता है, मैडम को पता है। अब देखो बैक क्रॉस करते हैं, पहले बैक क्रॉस सीखते हैं क्योंकि पिछले साल आया था भाई बैक क्रॉस भी। एक मिनट रुक जाओ यार, फिर लैपटॉप डेड हो रहा है मेरा। स्किप कर देना आगे, मैं रोकूंगी वीडियो, मुझे लैपटॉप ठीक करना है अपना। अभी देखो चार्ज हो रहा है, मैं जैसे उसको जितना देर मैं उसको पकड़ के रख रही हूँ ना वो चार्ज हो रहा है, जैसे ही मैं उसको छोड़ रही हूँ वो फिर गुम हो जा रहा है। तो अब मैं कुछ अटका देती हूँ उसको यार, 4-5 दिन का काम है, लैपटॉप के बच्चे चल जाना। अब मैंने नेल पॉलिश रिमूवर रखा है उसके नीचे, अब हो रहा है चार्ज। उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद बैक क्रॉस। बैक क्रॉस करते हैं। चलो अब देखो बैक क्रॉस कैसे करना है, समझते हैं इसको। ध्यान से देखो मेरी बात को। F1 में जो हाइब्रिड F1 में आपके पास कौन से आए, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे। और कोई भी पेरेंट ले लो, कोई भी पेरेंट ले लो, समझ लो आपने कैपिटल टी उठा लिया, तो आपने क्या करा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हेट्रोजाइगस था उसको होमोजाइगस के साथ मल्टीप्लाई करना है। F1 को अगर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ करोगे तो क्या आएगा, आउट क्रॉस। मतलब आपने जो जनरेशन है, अगर फर्स्ट जनरेशन है तो इसके पीछे वाले पेरेंट से क्रॉस करवाना है, अगर सेकंड जनरेशन है तो इसके पीछे वाले पेरेंट से क्रॉस करवाना है। इसलिए कहते हैं बैक क्रॉस। मतलब आप पीछे जा रहे हो, बैक जा रहे हो, जो आपका क्या कहते हैं जनरेशन आई, आप उसके पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हो किसी एक से। तो अगर आप F1 को क्रॉस करवाते हो डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो होता है आउट क्रॉस। अगर आप F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हो तो होता है क्या, F2 क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। रिसेसिव जनरेशन जो भी आई, जो भी आपको ढूंढना है अभी, उसको आप क्रॉस करवा दो किसी भी, उसको आप क्रॉस करा दो रिसेसिव पेरेंट से, ठीक है। तो अगर आप F2 जनरेशन में हो तो उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये है। मेंडल ने जैसे F2 जनरेशन में यूज़ टेस्ट क्रॉस, कैसे पता करा उसने, ये दोनों के दोनों टॉल हैं, तो उसे कैसे पता चला कौन सा होमोजाइगस टॉल है, कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है। टॉल जो फिनोटाइप वो तो उसको दिख रहा था पर उसको जीनोटाइप नहीं पता था, तो उसने लिया और उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया। जब उसने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, जब सारे के सारे क्या आए, टॉल आए। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाने पे सारे के सारे क्या आए, टॉल आए, तो वो समझ गया कि मेरा जो अभी मैंने ये लिया वो क्या है, होमोजाइगस। जब उसने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया और 3 टॉल और 1 ऐसे आए रिजल्ट में, ऑल टॉल तो जीनोटाइप कैपिटल टी। जब 50% टॉल और 50% डॉर्फ आए तो जीनोटाइप ये। तो 1:1 की रेशो हो तो हेट्रोजाइगस और 4:0 की रेशो हो तो होमोजाइगस। ये है बस। इससे हम होमोजाइगसिटी या हेट्रोजाइगसिटी चेक कर सकते हैं उसकी जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, समझ लो हमारे पास ये एक एक्स हमने रिसेसिव से क्रॉस कराया, 1:1 फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों 1:1 होने चाहिए। और समझ लो हमारे पास पूरा प्रॉपर कैपिटल टी है, तो सारे के सारे एक ही, तो 4:0 की जो है वो रेशो आती है। अगर सब कैपिटल टी होते तो उसमें 0:0 की रेशो आती है, 4:0 की रेशो आती है, 4 टॉल एंड ऑल दैट। एंड ये डाई हाइब्रिड में कैसे कराते हैं क्रॉसेस को, तो कैपिटल टी वही आर वाई और आर स्मॉल आर वाई। तो रिसेसिव जो है उसमें एक ही गैमेट बनेगा सब उससे, और इसके जो गैमेट बनेंगे इनको मल्टीप्लाई करके सारे 1:1 चाहिए, तो हेट्रोजाइगसिटी है, ठीक है। अब टाइप ऑफ गैमेट, कितने गैमेट कैसे, इसके भी सवाल बनते हैं। ऑफस्प्रिंग जाइगोट के भी बनते हैं, फ्रीक्वेंसी मेथड के भी बनते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब अभी पढ़ना है। फ़िलहाल एनसीईआरटी में इसको समझते हैं। ये देखो इसने क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में,
इसको मैं देखूँ एक बार, ये देखो बाय सिंपली, हाँ क्या करना है टेस्ट क्रॉस में, क्या करना, जो भी है उसको डॉफ प्लांट से मल्टीप्लाई करा दो। इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ डोमिनेंट फिनोटाइप, एक डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, उसे क्रॉस कराना है किस पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉस। उसको सेल्फ क्रॉस नहीं करवाना, उसको सेल्फ क्रॉस नहीं करवाना, उसको करवाना है क्या, उसको करवाना है रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस। तो प्रोजेनी को एनालाइज करना है, अगर रेशो 1:1 की मिल रही है, अगर रेशो 1:1 की मिल रही है तो वो कैसा था, हेट्रोजाइगस। अगर रेशो 4:0 की मिल रही है तो वो कैसा था, होमोजाइगस। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, तो ये है होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल w। अब इसमें सारे एक जैसे मिल गए तो अननोन फ्लावर कैसा हो गया, होमोजाइगस। 4:0 की रेशो बन गई ना। अब इसमें देखो 1:1 की रेशो बन रही है, तो अननोन फ्लावर कैसा था, हेट्रोजाइगस। तो ये याद रखना है कि जो मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप है, जिसका मुझे पता नहीं है कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर 1:1 की रेशो आ रही है तो मेरे पास हेट्रोजाइगस है, अगर 4:0 की रेशो आ रही है तो मेरे पास होमोजाइगस है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड, मेंडल ने 2 रूल बनाए। क्या क्या रूल थे, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 2 लॉ थे। पहला था प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक तो डोमिनेंट करेगा और एक ही सेपरेट हो जाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें 3 चीज़ें थी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक चीज़ थी। फिलहाल अभी इसको पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लेट्स गो। सही है, अब पढ़ते हैं लॉज के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, को डोमिनेंस और मल्टीपल आइडियलिज्म होगा, ये रहा। ठीक है, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा अपना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ तक ना इजी है, यहाँ तक कुछ ज़्यादा है भी नहीं। फिर आएगा पहला टफ टॉपिक, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने दिए जीन, एक 3 साइंटिस्ट ये सर्टन ऑफ, इन्होंने क्या क्या उल्टा उल्टा काम करा ये, और फिर ये क्या हो रहा था ये, और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर ड्रोसोफिला में क्या हुआ। फिर आता है यहाँ पे एक और टॉपिक लिंकेज का, और एक टॉपिक आता है इसमें रिकॉम्बिनेशन का। यहाँ तक भी ठीक है मेरे ख्याल से। मैं एक बार टाइम डिनोट कर दूँ कि इसको मुझे कितना टाइम लगेगा। आई थिंक मुझे 10 मिनट लग जाएंगे लिंकेज को समझने में, और 10 ही मिनट लग जाएंगे मुझे क्रोमोसोमल थ्योरी को समझने में, याद करने में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मुझे 5 मिनट लगेंगे, और इनहेरिटेंस ये डाई, इसको भी 5 मिनट लगा लो। मल्टीपल आइडियलिज्म और ये पूरे का 15, इस पूरे को यहाँ से लेके वहाँ तक 15 मिनट में ही हो जाएगा। है ना। अब पॉलीजेनिक 10 मिनट इसे दे दो, 5 इसको दे दो, 6 डिटर्मिनेशन को 10 मिनट दे देते हैं, म्यूटेशन को 5 मिनट दे दो, पेडिग्री को 15 मिनट दे दो, और 3 ये हैं और 6 ये होने चाहिए। 1 2 3 4 और 5 और 1 वो, हाँ ये 6 पर से आधा घंटा मेंडेलियन डिसऑर्डर को दे दो। 50 मिनट, 1 घंटा हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक को। 15 और 10 25, 25 और 10 35 है 40, 40 और 5 45, 45 और 15, 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी 1 बज रहा है, वैसे मेरा आइडिया था 1 बजे तक, लेकिन मुझे लगता है 3 बजे तक मेरा चैप्टर चलेगा। हे भगवान, मैं बाकी कब करूँगी। आई हैव सो मच टू डू यार टुडे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसको रोक दूँगी यहीं पे। एक और कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ के आ जाती हूँ और फिर इसको यहीं से स्टार्ट करूँगी, पुराना वाला पूरा रिवाइज़ करके।
ये कुछ पढ़ा तो है नहीं मैंने खास इसमें। 10 स्लाइड है, 90% चैप्टर में बचा हुआ, 10% ही हुआ है मुझसे। इसको रोकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना ये तब करते हैं जब एकदम नींद आ रही होगी, तो चलते चलते इसको रट्टे मार लेंगे। अभी ना फ़िलहाल मैं एक काम करती हूँ, मैं ना फिज़िक्स पढ़ती हूँ और मॉडर्न फिज़िक्स ना शॉर्ट नोट से पूरी पूरी रिवाइज़ करती हूँ, जितनी ऑलरेडी कर रखी है पूरी की पूरी। और फिर न्यूक्लियर से स्टार्ट करती हूँ, और फिर न्यूक्लियर के बाद जो मेरे करंट कल मैंने जहाँ पे छोड़ा, न्यूक्लियर जितनी करी है उसको न्यूक्लियर करके वो 3 चैप्टर पूरा निपटा देती हूँ रिवाइज़ करके। 2 घंटे में देखती हूँ कितने होते हैं, तो वो 3 चैप्टर निपटा कर फिर उसके बाद करंट ख़त्म करके सेमीकंडक्टर कर लूँगी, ये करती हूँ।